नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने एबी सर से। तो आज हम दोस्तों हमेशा की तरह आज जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आजकल जो है हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में इसके पहले दोस्तों आपके 2 खंड रीजनिंग और जीएस जीके की चर्चा हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी क्रम में दोस्तों आज जो है हम लोग आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के बहुत ही महत्वपूर्ण खंड और टॉप स्कोरर खंड पे चर्चा करने जा रहे हैं। और उस खंड का नाम है सामान्य हिंदी। तो दोस्तों आपके लिए जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम सिलेबस ये है और इसमें जो है टोटल आपके 33 यूनिट है। तो दोस्तों चलिए हम क्रमशः इस सारे यूनिट पे चर्चा करते हैं। और उसके पहले दोस्तों हम बता दें कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 4 खंड हैं रीजनिंग, जीएस, जीके, सामान्य हिंदी और मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों अगर चारों की तुलना की जाए कि टॉप स्कोरर जो है खंड कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदी, सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस रखा गया है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिसमें हम बहुत कम समय में ही 100% तक टॉप स्कोर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 37 या 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें अगर हम लोग अच्छा प्रयास करें तो कम समय में तैयारी करके 37-38 क्वेश्चन को पूरे एक्यूरेसी और स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है अपने सिलेबस पे हम पाठ्यक्रम पे जो सामान्य हिंदी की है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें लाने हैं, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस पाठ्यक्रम में सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे आता है हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं। दोस्तों सिलेबस में ज़रूर ये कहा गया है कि इसका जो पहला यूनिट है, टॉपिक है, वो हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं हैं। बट ये कहने के लिए एक सिलेबस बनाया गया है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो सामान्यतः हिंदी भाषा एवं उसके उद्भव एवं विकास से पूछे जाते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछ जाते हैं। हाँ, कभी कभी रेयर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की राजभाषा कितनी है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड जो है दोस्तों वो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। दोस्तों ये सिलेबस में ये टॉपिक को जरूर रखा गया है, लेकिन हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से सीधा सा मतलब है आपके जो ये 32 यूनिट हैं उसको टोटल मिला करके संग्रह करके उसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आता है। मतलब हिंदी व्याकरण का टोटल जो नॉलेज या ज्ञान है उसके अंतर्गत इस यूनिट का अध्ययन करते हैं। ये कोई खास अलग से आपका चैप्टर टॉपिक नहीं है, बल्कि ये पूरा जो आपका सिलेबस है उसी का एक समग्र अध्ययन है। थर्ड जो है हिंदी वर्णमाला। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला या हिंदी का ये जो अल्फ़ाबेट है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक बार देखा जाए तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इससे दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम टोटल हिंदी के सिलेबस की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये आपका सबसे क्लिष्ट और सबसे बड़ा ये मतलब टॉपिक्स है। तो और जितना बड़ा है उतना ही आसान है। एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। और ये इतना इजी है कि एक बार तैयार हो जाने के बाद इससे आसानी से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। नेक्स्ट जो है तद्भव, चौथे नंबर पे तद्भव है। तद्भव तत्सम आपका यूनिट है। तद्भव तत्सम तो एक ही टॉपिक है, बट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसको जो है 2 टॉपिक बना दिया गया है। तद्भव अलग है, तत्सम अलग है। और आप लोग जानते हैं कि तद्भव तत्सम को बहुत ही आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तद्भव आप लोग जानते हैं सामान्यतः हिंदी के शब्द होते हैं और तत्सम जो होते हैं सामान्यतः संस्कृत के शब्द होते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक होता है सेपरेट मैं जब वीडियो लाऊंगा तो आपको क्लियर करा दूंगा। और इसमें बस आप जानते हैं कि 5-6 ट्रिक होते हैं। 5-6 ट्रिक के आधार पर पूरे तद्भव तत्सम को क्लियर किया जा सकता है। और इसमें आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों 6वें नंबर पे आपका पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी जानते हैं, पर्यायवाची कुछ नहीं है, इसमें
बहुत कुछ नहीं होता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार समझ विकसित कर लेने के बाद इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना पड़ता है। शब्दों का संग्रह ही आपको पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक बार आपका पर्यायवाची तैयार हो जाएगा तो ये पर्यायवाची आपको अनेकार्थक शब्द में काम आएगा और ये अनेकार्थक शब्द पर्यायवाची में काम आएगा। मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। 7वें नंबर पे दोस्तों जो है वो आपका विलोम है। आपका सबसे जो अगर आसान यूनिट है, सबसे आसान टॉपिक है तो विलोम है। और विलोम के बारे में कुछ आपको बताने की नहीं है। विलोम मतलब उल्टा होता ही है, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो कलेक्शन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट है उसको तैयार किया जाता है। 8वें नंबर पर मैं अनेकार्थक बता दिया। जैसे आपका पर्यायवाची होता है वैसे ही अनेकार्थक होता है। जिस शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक कहते हैं और ये जो है पर्यायवाची की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। 10वां जो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों ये जो टॉपिक है थोड़ा बच्चों को आप लोगों को परेशान करता है, बट ये बहुत आसान है। बस इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसमें जो है शब्द के अर्थ क्या है उसको आप जान लीजिए, उससे सारे कुछ स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे जब एक चीर आता है, एक चीर आता है, जब च में छोटी का मात्रा आएगा तो चीर का अर्थ दूसरा हो जाएगा और जब च में बड़ी का मात्रा रहेगा तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। हम लोग समरूपी भिन्नार्थक शब्द में इसी का अध्ययन करते हैं और ये भी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार तैयार हो जाता है तो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। 11वें नंबर पे वर्तनी। दोस्तों ये वर्तनी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक या दो रहेंगे। और इसको भी एक ऐसे है कि व्याकरण के नियमों का अध्ययन कर लिया जाए। टोटल व्याकरण के नियम कैसे लगते हैं आपके, खासकर स्वर का इसमें प्रयोग किया जाता है, स्वर और व्यंजन का प्रयोग कैसे किया जाता है, शुद्ध प्रयोग किया जाए वर्तनी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। और 12वें नंबर पे दोस्तों आपका है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जब आपका संपूर्ण हिंदी व्याकरण तैयार हो जाता है तो जैसे संपूर्ण व्याकरण तैयार होगा तो आपका ये जो 12वें नंबर का टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये अपने आप तैयार हो जाता है। 13वें नंबर पे लिंग है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इसमें नया बताने की जरूरत नहीं है। 14वें नंबर पे है वचन। ये भी आपका बहुत इजी टॉपिक है। वचन मुख्य रूप से हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में आपका 3 प्रकार का होता है। 15वें नंबर पे आपका कारक है। जितने कारक और विभक्ति होते हैं, परसर्ग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और आपके लिए जो 8 कारक होते हैं उनका अध्ययन करना इम्पोर्टेंट होता है और एक बार तैयार हो जाने के बाद ये भी जो है हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कारक से संबंधित जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में तद्भव तत्समय हिंदी के वर्णमाला में कई जगह काम आता है। नेक्स्ट जो दोस्तों वो है संज्ञा और सर्वनाम। ये आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण का मूल है और संज्ञा से ही सर्वनाम की उत्पत्ति होती है। संज्ञा सर्वनाम क्या है आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नया चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 17 जो है विशेषण है। विशेषण और विशेष ये दोनों एक ही यूनिट से संबंधित टॉपिक है और दोस्तों जानते ही हैं कि विशेषण आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषण जानते ही हैं, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष कहते हैं। इसमें जो है कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है, बट हम लोग विशेषण के साथ विशेष भी पढ़ते हैं, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। 18वें नंबर पे जो संयुक्त टॉपिक रखा गया है क्रियाकाल। और क्रिया क्या होता है, काल क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 19वें नंबर पे है दोस्तों वाच्य। वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इन तीनों का अध्ययन करते हैं। और वाच्य कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग हाई स्कूल और इंटर में समान हिंदी में वाच्य या वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस से ही, इंग्लिश के वॉइस से ही आपके हिंदी का वाच्य बना हुआ है। और जो इंग्लिश में 2 वाच्य होते हैं, एक्टिव पैसिव वाच्य, वही आपका हिंदी में एक तरह से 3 हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरे नंबर पर भाववाच्य हो जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है और आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। 20 नंबर पे आता है अव्यय। आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत है।
इम्पॉर्टेंट है। और अव्यय आप लोग जानते हैं, जिसका व्यय ना हो सके उसे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द में कोई विकार न उत्पन्न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय को हम लोग निपात भी कहते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। सेकंड जो नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक है वो है उपसर्ग, और 22वें नंबर पे है प्रत्यय। दोस्तों वैसे ये तो जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय एक ही टॉपिक से संबंधित होते हैं, लेकिन आपके कांस्टेबल के परीक्षा में इन दोनों को एक अलग टॉपिक 2 यूनिट बना दिया गया है। और उपसर्ग आप लोग पता ही है, किसी मूल शब्द के पहले कोई अक्षर या शब्दांश लगाकर उसका भाव बदल दिया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में किसी मूल शब्द के बाद में कोई अक्षर या शब्दांश लगाकर जब उसका भाव बदल दिया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। और ये बहुत ही इजी दोनों टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। 23वें नंबर पे दोस्तों आपका संधि है, और संधि आप लोग जानते ही हैं, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। आप लोग शुरू से कक्षा 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें आप लोग जानते ही हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों को तैयार करना बहुत आसान है, ट्रिकी मेथड से तैयार होता है। जब हम आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे तो सेपरेट वीडियो लाएंगे, एक ही बार वीडियो देने के बाद आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इसमें आपका जो स्वर संधि है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और हर साल आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 24वें नंबर पर जो दोस्तों आपका टॉपिक है वो है समास। समास के जो भी 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से वो इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। और दोस्तों ये भी कुछ नया टॉपिक नहीं है, और इसमें आप लोग जानते हैं कि समास में मुख्य रूप से हमें कर्मधारय और बहुब्रीहि और द्विगु समास पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है। तो दोस्तों जब हम आपके लिए समास का टॉपिक अलग से लाएंगे तो उसमें हम समास की ऐसी व्याख्या करेंगे कि एक बार देने के बाद सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। 25वें नंबर पे दोस्तों आता है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण में बहुत भूमिका निभाता है, क्योंकि विराम चिन्ह एक ऐसा ये चिन्ह होता है जैसे अर्ध विराम, पूर्ण विराम, हाइफन, योजक चिन्ह, ये ऐसा चीज़ होता है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, एक ऐसा चिन्ह ये होता है कि अगर आप उचित जगह पे उचित विराम चिन्ह न लगाएं तो उस वाक्य का, उस शब्द का भाव बदल जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, और ये बहुत ये आपका आसान टॉपिक भी है। 26वें नंबर पे आपका दोस्तों जो टॉपिक है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत वही सब पढ़ेंगे। इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का संग्रह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट होता है हम उसका अध्ययन करेंगे। 27वें नंबर पर जो है दोस्तों रस आता है, और रस मतलब ही होता है आनंद की प्राप्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और हम लोग वैसे तो रस 9, 10, 11 तरह के माने गए हैं, लेकिन सामान्य हिंदी में हम लोग मुख्य रूप से 9 प्रकार के रसों का अध्ययन करेंगे। और उस रस को कितने स्पष्टता के साथ, कितने फनी मेथड से हम वीडियो में लाकर बाद में लाएंगे, आपको खुद एहसास होगा कि रस जो है बहुत ही आसान टॉपिक है। 28वें नंबर पे दोस्तों ये छंद है। छंद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान जरूर करता है, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। 29वें नंबर पे जो दोस्तों वो है अलंकार, और अलंकार के बारे में कुछ बता नहीं। अलंकार मतलब सजावट या आभूषण होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत भी हम अलंकार का, शब्दालंकार, अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, कुछ इसमें नयापन नहीं होता है। जो आप शुरू से कक्षा 2, 3 से 4 से पढ़ते आ जा रहे हैं उसी के अंतर्गत ये पढ़ेंगे। 30वें नंबर पे दोस्तों जो टॉपिक है वो है अपठित बोध या गद्यांश। दोस्तों आप लोगों को ये जो है एक यूनिट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों को कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। इसमें बस कुछ ज़्यादा तैयार भी नहीं करना है, बस आपको ये समझ लेना है कि अपठित बोध या गद्यांश या पैसेज, ये जो टॉपिक है इस यूनिट को कैसे हमें सॉल्व करना है। दोस्तों ये ऐसा पैसेज होता है जिसका अध्ययन करने के बाद, आपको पढ़ने के बाद इससे संबंधित वो जो पैसेज है उसको पूर्णतः सत्य मानते हुए इससे संबंधित 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 या 5 होते हैं। और ये ऐसा पैसेज है जिसमें बिना कुछ अतिरिक्त तैयारी किए केवल उसको पैसे से उत्तर दे करके आप
समग्र रूप से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं और इसके लिए किसी बिल्कुल अतिरिक्त तैयारी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ एफर्ट हिंदी व्याकरण का करना ही नहीं है। जो पैसेज में दिया गया है उसी से आंसर आपको निकालना है। दोस्तों आपका 31वें नंबर पे जो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना। दोस्तों आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, खासकर 9 से 12वीं तक विभिन्न लेखकों के, चाहे गद्य के लेखक हों या पद्य के लेखक हैं, उनकी विभिन्न रचनाएं होती हैं और इन विभिन्न रचनाओं की वजह से उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। ये उनकी विभिन्न रचनाएं कौन कौन सी है इसका अध्ययन करेंगे और ये भी आपका ये जो टॉपिक है बहुत सरल होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कांस्टेबल के पेपर में आपसे सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 32वें नंबर पे आपका जो दोस्तों है हिंदी भाषा में पुरस्कार तो दोस्तों आपके जीएस जीके में भी आता है, बस ये जो पुरस्कार पूछा जाता है दोस्तों सामान्य हिंदी भाषा में, इसमें जो सामान्यतः ज्ञानपीठ, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उस करंट रिसेंटली भी हो सकते हैं और बहुत पहले के भी हो सकते हैं। तो जब रिसेंटली पूछे जाते हैं तो करंट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें 33वें नंबर पे जो विविध है, इसमें विविध से संबंधित मतलब यह है कि हिंदी भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कितने राजभाषा हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार आदि की शुरुआत कब हुई, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कौन पहले पाया और कौन महिला पहले पाई, कौन पुरुष पहले पाया आदि से संबंधित इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग देखें शुरू से लेकर के अंत तक तो सब समग्र रूप से मिला जुला करके इसमें आपके टोटल जो यूनिट या टॉपिक हैं 33 या 33 है। अब दोस्तों 33 टॉपिक का एक समग्र अवलोकन कर लेने के बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये 33 यूनिट है और आपको पता ही है कि सामान्य हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कहने के लिए दोस्तों ये जो है आपके एक तरह से 32 टॉपिक है। कारण यह है कि इसमें हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसके अंतर्गत आपके टोटल आपके संपूर्ण हिंदी व्याकरण आ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको टोटल टॉपिक का जो है 32 का ही अध्ययन करना है, 32 का ही अध्ययन करना होता है। अब जो दोस्तों हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं और कैसे तैयारी करना है। आप जो दोस्तों मैंने बताया हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं, इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामान्यतः इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें सामान्यतः हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पूछा जाता है और एवं कभी कभी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि संपूर्ण हिंदी भाषा का अध्ययन ही इसके अंतर्गत किया जाता है। थर्ड जो है हिंदी वर्णमाला, ये आपके दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और इससे निश्चित रूप से लगभग 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वैसे ही दोस्तों चर्चा क्या करना है, तद्भव तत्सम भी इम्पॉर्टेंट है, पर्यायवाची भी आपका इम्पॉर्टेंट है, विलोम भी इम्पॉर्टेंट है, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वर्तनी शब्द और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। मतलब जो दोस्तों ये हर यूनिट से लगभग निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता है। वैसे ही आपका लिंग वचन कारक हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण क्रियाकाल हो गया, वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस छंद अलंकार, अपठित बोध। दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था, पहले ही बता दिया था कि दोस्तों आप लोग के लिए ये जो पैसेज वाला है अपठित गद्यांश का या अपठित बोध का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्यतः इसमें एक पैसेज दे दिया जाता है और उसी पैसेज के आधार पर आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों है प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के बारे में मैंने चर्चा ही कर दिया, उनकी रचना के बारे में। हिंदी भाषा में पुरस्कार एक करंट का भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है और विविध। तो दोस्तों अब मुझे कुछ नहीं लगता है कि इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में और कुछ चर्चा करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और फिलहाल जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो हिंदी पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की इस सिलेबस से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है या जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है,
तो मैं आपको बता दूं, जहां तक है आप इस वीडियो को 1 से 2 या उससे अधिक बार देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन वैसे भी समाप्त हो जाएगा। बट कभी कभी ये आता है कि उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन जो है, भ्रम जो है समाप्त नहीं होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने जो क्वेरी है, आपकी जो जिज्ञासा है उसको कमेंट में भेज सकते हैं। यथा समय पर आपको निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके जो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा है कमेंट के माध्यम से भी, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर भी कॉल करके समरी में बातचीत कर सकते हैं। आपकी जो जिज्ञासा है उसको ज़रूर शांत किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत लाभान्वित करेगा। ये वीडियो है आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दिया था कि ये आपके सिलेबस का तीसरा खंड है। इसके पहले आपका रीजनिंग जो है और जीएस जीके का सिलेबस आपको दिया जा चुका है। आज सामान्य हिंदी का सिलेबस बता दिया गया और नेक्स्ट एंड जो लास्ट है वो आपका मैथ का सिलेबस है, जो सामान्य रूप से आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कर लिया जाएगा और उसका डिटेल चर्चा भी कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपके सामान्य हिंदी का सिलेबस हो गया। दोस्तों चलने से पहले जो मैं बता दूं कि ये जो आपका जो प्लेटफार्म है गवर्नमेंट जॉब विथ एपी सर यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको केवल विश्वसनीय जानकारी दी जाती है, चाहे वो टॉपिक से संबंधित हो, आपके सिलेबस से संबंधित हो या सिलेबस के बाहर हो। तो दोस्तों इसी तरह के विश्वसनीय एथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपने जो लक्ष्य है उसको अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे मित्र सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको धन्यवाद, और जो मित्र अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज जो है आज का अपना जो सेशन है हम समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में आपका जो है मैथ के सिलेबस, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से भी जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पढ़ाई में पूरे जोर शोर से लगे रहिए। चलिए दोस्तों, फिर सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।